द पॉलिटिक्स ऑफ लेबर माइग्रेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने सारे देश को झिंझोड़ कर रख दिया है। टीवी और सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों की बेबसी और लाचार हालत जहां एक तरफ इस बात को साबित करती है कि गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, वहीं दूसरी ओर यह एक सवाल भी खड़ा करती है कि इस समस्या को सुलझाने या बिगाड़ने में देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने क्या भूमिका निभाई है। आज लेबर माइग्रेशन विषय पर हम देश की 4 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के रोल पर बात करेंगे। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर इन पार्टियों ने क्या भूमिका निभाई, उसके आधार पर हम एक स्कोर कार्ड तैयार करेंगे जिसमें उन्हें पास या फेल का रिजल्ट दिया जाएगा। प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबरर वह इंसान जो अपने मूल निवास स्थान, जिसे हम होम स्टेट कहते हैं, को छोड़कर अस्थायी तौर पर किसी दूसरे स्टेट में काम करता है, जिसे होस्ट स्टेट कहा जाता है। वैसे तो भारत के हर स्टेट में किसी न किसी स्तर पर प्रवासी मजदूर मिल ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मजदूर यूपी, बिहार और बंगाल के हैं। इसलिए इस वीडियो में हमारा फोकस इन्हीं मजदूरों पर होगा। हमारे पहले कैंडिडेट है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार है और प्रवासी मजदूरों की समस्या की शुरुआत यहीं से हुई थी। 28 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनस पर हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। ये मजदूर वहाँ पर दिल्ली के हर कोने से चलकर इस आशा में आए थे कि वहाँ पर उन्हें उत्तर प्रदेश जाने के लिए बसें मिल जाएंगी। लॉकडाउन के इस माहौल में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ वहाँ पर पहुँचे कैसे? ये मजदूर ऐसा क्यों सोचकर आए थे कि वहाँ पर उन्हें यूपी जाने के लिए बसें मिल जाएंगी, जबकि ऐसी कोई भी बसों का इंतज़ाम असल में हुआ ही नहीं था। दिल्ली सरकार को इस बात की भनक क्यों नहीं पड़ी कि हज़ारों की संख्या में मजदूर दिल्ली के हर कोने से चलकर आनंद विहार बस टर्मिनस पर पहुंच रहे हैं। रातों रात उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 बसों का इंतज़ाम किया इन माइग्रेंट लेबरर्स को दिल्ली से यूपी वापस लाने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट पर अफवाह फैलाने और इन प्रवासी मजदूरों की बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का आरोप लगाया। वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के आक्रोशपूर्ण शब्दों से भी यह पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी पॉजिटिव काम नहीं किया। इन प्रवासी मजदूरों को बरगलाने, अफवाह फैलाने और उन्हें तंग करके जानबूझकर दिल्ली से यूपी भागने पर मजबूर करके अव्यवस्था फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी को लेबर माइग्रेशन सब्जेक्ट में फेल किया जाता है। हमारे दूसरे कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में सरकार इन्हीं पार्टी की है। 4 मार्च को अपनी ट्वीट में नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि वह होली नहीं खेलेंगे और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की सलाह दी। चाइना और ईरान से आने वाली फ़्लाइट्स की स्क्रीनिंग शुरू की जा चुकी थी और भारतीय सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट्स का असेसमेंट शुरू कर दिया था। तो फिर यह कहना कि लॉकडाउन का डिसीजन एकदम अचानक था, यह सही नहीं है। भारत सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को इस बात के लिए प्लान करना चाहिए था कि इन प्रवासी मजदूरों के खाने का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। और अगर इस बात में कोई चूक हो भी गई थी तो भी दिल्ली इंसिडेंट इस बात को संकेत देने के लिए काफ़ी था कि सब कुछ सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ प्रवासी मजदूरों के हितों की अवहेलना की, बल्कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी साफ झूठ कहा कि सड़क पर कोई मजदूर नहीं है। यहाँ तक कि लगभग 1.5 महीने के बाद जब श्रमिक ट्रेनें चलाई गई तो इनका किराया कौन दे रहा है, इस बारे में मोदी सरकार ने झूठ कहा।
पहले 85% किराया देने की बात करने के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह स्वीकार किया कि मज़दूरों का किराया देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे थी और इन मज़दूरों से किराया वसूल किया जा रहा था। यहाँ तक कि इन मज़दूरों के हितों के लिए सरकार ने जो कदम मई में उठाए वह बहुत देरी से आए। जहाँ एक तरफ इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन का डिसीजन सही था और मोदी गवर्नमेंट ने फूड सप्लाई चेन को नहीं टूटने दिया, इस काम के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। वहीं पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गरीब मज़दूरों के लिए रोटी जुटाने की जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी उसमें वह विफल रही और इसके साथ ही जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने की जो कोशिश मोदी सरकार ने की है उसके लिए काफ़ी हद तक वह अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। लेबर माइग्रेशन क्राइसिस पर मानवीय मूल्यों की अवहेलना और सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर और जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश करने के लिए मोदी सरकार को लेबर माइग्रेशन क्राइसिस सब्जेक्ट में फेल किया जाता है। हमारे तीसरे कैंडिडेट है कांग्रेस। इस पूरी क्राइसिस में एक बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस ने महज 40 सीटों के साथ अकेले विपक्ष की भूमिका निभाई है। क्या यह क्राइसिस आने वाले समय में हमारे देश में 2 पार्टी सिस्टम की बुनियाद बन जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर सरकार पर बराबर प्रेशर बनाए रखा और समय रहते हर मुद्दे पर मुस्तैदी से सरकार को सचेत किया। हालांकि मेरी नज़र में पूरे लॉकडाउन के साथ डील करने के लिए उनके पास कोई कोहेरेंट स्ट्रैटेजी थी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और साथ ही इस लॉकडाउन और मेडिकल क्राइसिस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर उनकी समझ बराबर थी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में जिस तरह उन्होंने हर मुद्दे को समय रहते उठाया और सरकार पर लगातार प्रेशर बनाए रखा, इस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी का काम काफ़ी सराहनीय है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अच्छे काम को कांग्रेस के बाकी नेताओं ने मिट्टी में मिला दिया। आपकी टिकट का सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, ना कि उनके हितों की पैरवी करने के लिए। इसलिए कांग्रेस को लेबर माइग्रेशन क्राइसिस के सब्जेक्ट पर कंपार्टमेंट दिया जाता है। मतलब कि कांग्रेस को फिर से बेहतर कोशिश करनी चाहिए मजदूरों की समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए। हमारे चौथे कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र की शिवसेना। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हज़ारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके लिए वहां पर टिकट्स का इंतज़ाम किया गया है। भीड़ को बेकाबू होते देख फाइनली लाठीचार्ज किया गया। इस मामले में अफवाह फैलाने के जुर्म में विनय दुबे नाम के एक इंसान को गिरफ्तार किया गया। विनय दुबे के ट्विटर और फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब पर उसके पुराने वीडियोस को देखकर ऐसा लगता है कि विनय दुबे एक शिवसेना का सपोर्टर है और बीजेपी का विरोधी। एंटी सीएए प्रदर्शन में वह शाहीन बाग और देश के दूसरे भागों में भी प्रदर्शन और भाषण के लिए जा चुका है। इसके साथ ही इसने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जानबूझकर तबलीगी जमात को दिल्ली में फंसाया। वैसे महाराष्ट्र मराठों का नारा देने वाली शिवसेना इसके पहले भी यूपी और बिहार के तथाकथित भैया लोगों को
महाराष्ट्र से बाहर निकालने का विफल प्रयास कर चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र से यूपी की तरफ लौटते हुए इन ऑटो रिक्शास की तस्वीरें और टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड हुए इस न्यूज़ रिपोर्ट में इन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के इंटरव्यू से यह पता चलता है कि उन्हें वहां से निकालने का एक प्रयास किया गया है। ऐसा लगता है कि जो सपना शिवसेना सालों से देख रही थी उसे इस संकट के समय ने पूरा कर दिया। लाखों की संख्या में महाराष्ट्र से लौट रहे यह मजदूर या ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स कभी वापस आएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों से यह अपील की है कि प्रवासी मजदूरों के चले जाने से जो नौकरियां खाली हो गई है उन्हें भरकर वह आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। संकट की इस बेला में क्षेत्रीयता और जातिवाद को बढ़ावा देने के सपने को पूरा करने के लिए शिवसेना को लेबर माइग्रेशन क्राइसिस में फेल किया जाता है। मैदान जंग में दुश्मनों को हराने की तरकीब को रणनीति कहते हैं और किसी के कफन को अपनी चादर बनाने की तरकीब को राजनीति कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी लेबर माइग्रेशन क्राइसिस पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से नाकाम रही है। और वैसे भी प्रवासी मजदूर कोई वोट बैंक तो है नहीं, और हम और आप जब कोई वोट बैंक नहीं होते तो हमारे होने या न होने से किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज बिजनेस क्लास इन प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। और वैसे भी यह प्रवासी मजदूर अपने होम स्टेट को छोड़कर दूसरे राज्यों में सिर्फ इसीलिए गए थे क्योंकि इनके होम स्टेट के पास इनको रोज़गार देने के साधन नहीं थे। और आप इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि मनरेगा इन प्रवासी मजदूरों को रोज़गार देने में सक्षम होगा, क्योंकि कुछ कारणों से मनरेगा ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि इन प्रवासी मजदूरों को वो जहाँ पर थे वहीं पर उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता, और यह जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर नहीं थी बल्कि इस बात की जिम्मेदारी बिजनेस क्लास और हमारे और आपके ऊपर भी थी। और वैसे भी जब हम किसी एक इंसान पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी घूमती है। We the people of India have collectively failed in our responsibility towards these migrant laborers। और इसीलिए लेबर माइग्रेशन क्राइसिस पर हमें, मुझे और आपको भी फेल किया जाता है। क्या आप मेरे स्कोर कार्ड से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि बिजनेस क्लास ने लेबर माइग्रेशन क्राइसिस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाया है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में हमारी और आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर इस तरह के एनालिसिस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।